अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। टर्की में कुछ ठंडी इस साल ज़्यादा ही पड़ी हुई है। अभी अगर मैं आप लोगों को एक सेकेंड में यहाँ से नज़ारा दिखा दूँ अगर, तो देखिए काफ़ी बर्फ़ है। और तो आज का टेम्परेचर है, ठीक है, वो 0 से -3 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर दिखा रहा था। और इसी की वजह से यहाँ पे 3-4 दिन स्कूल्स वगैरह की इन्होंने छुट्टी कर दी थी। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, सारी चीज़ें बंद थी। तो बहुत ही दिन से एक वीडियो मेरे दिमाग में थी कि मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊं, कुछ 3-4 इंसिडेंट होने की वजह से। लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था कि ये वीडियो, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और मैं चाह रहा था ज़रा फुर्सत से इसको समझाऊँ। दो चीज़ है जो मैं आपको इस वीडियो में अपडेट करना चाहूँगा। एक, कि टर्की किसके लिए है, कौन टर्की आए, और किस चीज़ के लिए टर्की नहीं आना चाहिए आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, जाहिर सी बात है, हर कंट्री में कुछ अच्छी बात, कुछ फ़ायदे नुकसान दोनों होते हैं। तो टर्की किसको सूट कर सकती है बेसिकली, और किसको सूट नहीं करेगी, किसको नहीं आना चाहिए, ये टॉपिक। और इसी के साथ में ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि एंड में मैं इसी को रिलेटेड नए जो टीआरसी के रूल्स है और दूसरी चीज़ें हैं उसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालूंगा। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, मेरा तकरीबन कुछ 2-2.5 साल का ये एक्सपीरियंस है टर्की में, मैं इसको आपके सामने रख रहा हूँ और आपको बताना चाहूँगा। कोई भी शख्स, ठीक है, वो अगर इस चीज़ के लिए आना चाह रहा है टर्की, कि वो जैसे सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, कनाडा, यूएसए जाते हैं लोग और अपने लिए एक जॉब ढूंढते हैं और वहाँ से पैसे कमा करके अपनी कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वापस भेजते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर आप टर्की को इस लाइन में काउंट करते हैं कि जैसे आप मिडिल ईस्ट में, जैसे आप यूएस में, कनाडा में जाते हैं, जॉब करते हैं और पैसे बचा करके अपनी कंट्री वापस भेजते हैं, अगर आप इस माइंड फ्रेम से टर्की आ रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं आए। सबसे गलत चॉइस है, सबसे गलत ऑप्शन है। ये चीज़ हम पहले से बोलते आए हैं। हमारे को अगर किसी ने कभी फ़ोन करके पूछा भी है कि मैं टर्की के लिए जॉब के लिए आना चाहता हूँ या ऐसे किसी रीज़न से आना चाहता हूँ, हमने हमेशा मना किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि टर्की में किसी को जॉब मिल ही नहीं सकती, या कोई इंडियन या कोई इंग्लिश स्पीकिंग बंदा आ रहा है तो उसको जॉब, बहुत रेयर चांसेस है कि यहाँ पे किसी को जॉब मिले। 90% जॉब्स के लिए एक फॉरेनर यहाँ पे क्वालिफाई ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दूँ, अगर आप सोच रहे हैं जो काम आम काम होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बैंक के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो गया, अकाउंटेंट का, कैशियर का, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव का, या जो आप एक एवरेज एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं जो आप अपनी कंट्री में भी कर सकते हैं, किसी कॉल सेंटर में जॉब करना, ये सब जॉब के लिए कोई भी मोस्टली फॉरेनर्स क्वालिफाई नहीं होंगे। कुछ कुछ लोग जिनके पास कोई स्पेशल टैलेंट है, जिसकी यहाँ पे ज़रूरत है, जो यहाँ पे नहीं मिल सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे कोई इंडियन रेस्टोरेंट है या कोई फॉर एग्जांपल 5 स्टार है, जिसको एक इंडियन शेफ़ की ज़रूरत है, ठीक है, या उसको कोई ऐसी क्यूजीन की इटालियन शेफ़ की ज़रूरत है, तो इसके लिए ये टर्किश को नहीं रख सकते, ठीक है। इसके लिए इनको किसकी ज़रूरत है? इंडियन शेफ़ की ज़रूरत है। इटालियन बनाने के लिए इटालियन शेफ़ की ज़रूरत है। ऐसी ही पर्टिकुलर जगह पे आपको जॉब मिलेगा। आपकी अगर कोई स्पेशल स्किल है जिसकी यहाँ पे ज़रूरत है, वो ही जॉब यहाँ पे मिलेगा। बाकी जनरली यहाँ पे जॉब्स नहीं है। एक दूसरी, कि अगर आप माइग्रेशन के लिए आ रहे हैं, अगर आप एक इन्वेस्टर है, टर्की से अच्छी जगह नहीं है, ठीक है। अगर आप रिटायरमेंट के लिए आ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर आपके पास एक इनकम, भले वो आपकी पेंशन से हो, भले वो आपके कोई बिजनेस सेटअप से हो, आपको रॉयल्टी आती हो, आपकी पेंशन आती हो, और आपके पास यहाँ पे एक घर है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $500 to $700 भी मिनिमम
ठीक है। अगर आपको इतनी इनकम कोई भी XYZ कंट्री से, भले आपके वहाँ पे रेंटल अपार्टमेंट से आ रही हो, पेंशन आ रही हो, तो आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल आप इंडिया में या पाकिस्तान में या कोई भी XYZ, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में बैठ करके आप अपनी रिटायरमेंट का वक्त गुजारे, या ये इस रेंटल इनकम को आप वहाँ पे यूटिलाइज करें। मैं ज़्यादातर लोगों को, काफ़ी लोगों को यहाँ पे जानता हूँ जो यूके से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, ये वहाँ के पासपोर्ट होल्डर्स है, वहाँ पे रिटायर्ड हो चुके हैं या वहाँ पे रिटायरमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, हार्श है और चीज़ें महंगी है। उसके कंपैरिजन में टर्की वैल्यू फॉर मनी है, खाना पीना अच्छा है, घूमने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। तो ये लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार अपना रिटायरमेंट का वक्त वहाँ गुजारने के बदले हम लोग कुछ वक्त वहाँ रह लेंगे, एक प्रॉपर्टी यहाँ के रखते हैं और घूमते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ। इन लोगों के लिए टर्की बेहतरीन जगह है, और इनफैक्ट मैं कहूँगा टर्की से बेहतरीन कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। अब हर कोई तो इस क्राइटेरिया में नहीं आता। अब मान लीजिए आप माइग्रेशन प्लान कर रहे हैं, आप सिटीजनशिप के लिए आना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आना चाहते हैं। मान लीजिए आप एक घर ले सकते हैं, मिनिमम इंडियन रुपीज़ में 40-50 लाख रुपीज़ का बजट होना चाहिए एक डिसेंट प्रॉपर्टी के लिए। मेरे हिसाब से $50,000 प्लस के आसपास का बजट होना चाहिए आपको। आपका ये बजट है, ठीक है। आप ये बजट का एक घर लेते हैं और सोचते हैं कि आप बाहर से जो भी आपकी पेंशन है या दूसरे यहाँ की प्रॉपर्टीज़ है, उसको आप बैठ करके यहाँ पे एंजॉय करेंगे। अच्छा आइडिया है, ठीक है। आप इनिशियली, अगर आप यंग है, आपकी एज कम भी है, आप ऑनलाइन काम कर सकते हो, आप प्रोग्रामर हो, ये सारी फील्ड के लोग हैं जो यहाँ ऑनलाइन बैठ के काम करते हैं, तो वो सोचते हैं मैं कहीं दूसरी कंट्री में रहूँ या यहाँ रहूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कहीं से आ रहा है, वो टर्की में बैठे या दूसरी जगह पे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों के लिए आइडियल है। अब इसके अलावा वो लोग जो सिटीज़नशिप के लिए आना चाहते हैं, ठीक है, सिटीज़नशिप का बजट तकरीबन $2.5 लाख अभी भी है। बहुत अच्छा मौका है मेरे हिसाब से, जो इसको अगर एक एडिशनल पासपोर्ट चाहिए या सिटीज़नशिप के लिए आना चाहता है, ठीक है। आज की तारीख में $2.5 लाख तकरीबन 3.5 मिलियन के आसपास बन रहे हैं। अगर आप इसी से अपनी इनकम जनरेट करना चाहते हैं और आपको एक घर भी चाहिए, ठीक है, और एक आप एवरेज घर के से अपना काम चला सकते हैं, एक एवरेज 2+1 से, आपकी फैमिली साइज़ बहुत बड़ी नहीं है, तो आप ये कर सकते हो कि 8 से 9 लाख टेले, 800,000 to 900,000 टेले, तकरीबन $50,000 के आसपास में आपको यहाँ पे डिसेंट 2+1 मिल जाते हैं। आज भी आप 4 2+1 ले सकते हैं, आप 4 2+1 ले सकते हैं और उसमें से एक में रह सकते हैं, और बचे हुए आप सर्विस अपार्टमेंट्स बनाइए, आप स्टूडेंट्स को रेंट पे दीजिए, आप शॉर्ट टर्म रेंटल पे दीजिए। ये मैंने दोस्तों, हमारा जो यहाँ पे सोर्स ऑफ लिविंग है, मैंने ऐसा प्लान किया हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि आप उसके ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं। हमने अपने छोटे यूनिट लेके एक में रह रहे हैं, बचे हुए छोटे छोटे यूनिट्स हमने सर्विस अपार्टमेंट्स बना के यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स वगैरह को रेंटल पे देते हैं। जो फॉरेनर्स यहाँ पे जॉब के लिए आ रहे हैं या दूसरी चीज़ों के लिए आ रहे हैं, उनको देते हैं। आपका आराम से उस रेंटल में, सिटीजनशिप के अमाउंट में, आपका रहने का घर प्लस आपका 80-90% या अप टू 100% तक भी खर्चा चल सकता है, ठीक है। आपको इस $2.5 लाख के बजट में 12 से 15 हज़ार टेले, ठीक है, इवन अप टू 20,000 टेले तलक आप कैसे उसको जमा कर सकते हैं, ठीक है, और आपका रहने का घर भी हो सकता है, और 15 से 20 हज़ार टेले यहाँ पे आपके घर के गुजारे के लिए इनफ है। पहले ये अमाउंट 7-8 हज़ार टेले हुआ करती थी। जब इन्फ्लेशन बढ़ा, चीज़ें महंगी हुई, आपके रेंटल भी बढ़े। सबसे अच्छी चीज़ है कि इन्फ्लेशन यहाँ पे अच्छा खासा है। आप न्यूज़ में देखते होंगे टर्की में करेंसी की डीवैल्यूएशन की वजह से चीज़ें महंगी हुई है। तो जिसने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, जो रेंटल पे जी रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको एक एडवांटेज ये है कि उसके रेंटल भी बड़े हैं। तो आपको पहले जो 2,000 रेंट आ रहा था, अभी आपको 4,000 रेंट आ रहा है। तो आपका खर्चा अगर 5,000 से 10,000 भी हो गया तो आपको चलेगा। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है
कि मैं फिर से एक बार बोलूँगा, जो लोग जॉब के लिए आ रहे हैं या अगर आप ये सोच रहे कि एक घर का भी आपका बजट है, ठीक है, जाऊँगा एक घर ले लूँगा, घर चलाने के लिए फ़ौरन कहीं जॉब देख लूँगा या इजीली जनरेट हो जाएगा, तो मुश्किल है। ज़्यादातर ये नहीं होने वाला। मैं अपनी बात एकदम क्लियर रखूं कि भाई मैं दिखाते रहता हूं कि हम अंतालिया घूम रहे हैं, हम अंकारा घूम रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो कड़वी बात है या जो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट है, ठीक है, वो सच्चाई भी मैं आपको बताऊं कि आप आके एक प्रॉपर्टी भी ले लेंगे, आपको 10 से 15 हज़ार टेले यहाँ पे हर मंथ चाहिए आपके खर्चे के लिए। तकरीबन इंडियन रुपीस में अगर मैं बताऊं तो 60-65 हज़ार 70 हज़ार रुपये वो आप यहाँ से फ़ौरन नहीं जनरेट कर सकेंगे अनलेस आपके पास प्रॉपर्टी है जिसका रेंटल आ रहा है या आपकी रेंट इनकम कहीं बाहर से आ रही है, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रही बात। जो जॉब के लिए आ रहा है या जो टर्की से ये एक्सपेक्टेशन रख के आ रहा है कि फ़ौरन मुझे आते साथ कहीं पे जॉब मिल जाएगी और मैं अपना गुजारा कर लूँगा, मोस्टली इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। तो आप ये ध्यान में रख के आए कि आपको आते साथ यहाँ से इनकम जनरेट नहीं होगी। इन्वेस्टर्स या वो लोग जिनके पास एक एक्स अमाउंट जो मैंने बताया $500 to $700 की इनकम आ रही है, प्लस वो यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए ज़्यादातर मेरा जो दिमाग जिस तरीके से काम करता है कि फॉर एग्जांपल जो कोई ऐसी सिटी से आते हैं जैसे कनाडा हो गया, ऐसी कंट्री से आते हैं, यूएस हो गया या मुंबई हो गया फॉर दैट मैटर, जहाँ पे रियल एस्टेट बहुत महंगा है, ठीक है, तो ऐसी जगह से जो लोग आते हैं उनके लिए वहाँ के रियल एस्टेट के बदले में यहाँ पे 4-4 एसेट्स ले सकते हैं, आप 5-5 एसेट्स ले सकते हैं, एवरेज एसेट की भी बात करें। ऐसे कंडीशन में आप एक में रहे 3 रेंटल पे दे दे, आप सर्वाइव कर सकते हैं। सिटीजनशिप वाले आए जो जिनके पास एक एक्स अमाउंट है, फॉर एग्जांपल कोई पेंशनर है, किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है कहीं पे जिसका रेंटल आ रहा है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से जैसे दूसरी सिटी में बैठ के वो एंजॉय करता है, वो यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा है, ज़्यादा इजीली आप रहोगे, ज़्यादा अच्छा खाना पीना ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें। आने के बाद में कोई इन्वेस्टर है, कोई माइग्रेशन के लिए आना चाह रहा है, आने के बाद में अगर आप आगे यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, मेरा ये नहीं बोलना है कि कुछ कर ही नहीं पाओगे आप कभी भी, ठीक है, आप फॉरेनर यहाँ पे कर ही नहीं सकता। मुझे लगता है टर्की में इतना स्कोप है कि बिज़नेस वगैरह के लिए एक बड़ी सिटी 18 से 20 मिलियन पॉपुलेशन वाली जगह है, बहुत स्कोप है, लेकिन आते साथ नहीं, क्योंकि लैंग्वेज टर्किश चलती है, इंग्लिश कहीं नहीं चलती, उर्दू का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज सीखना है, आपको वक्त देना है, आपको यहाँ के तौर तरीके समझने हैं कि यहाँ के लोगों को बिज़नेस करने का तरीका कैसा है, ये सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ कौन सा बिज़नेस आपको सूट करेगा, कम से कम 1.5-2 साल देना है आपको। अगर आप इतने टाइम यहाँ पे बैठ करके आप अपनी इनकम चला सकते हैं तो आप टर्की आए, ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा। जो लोगों के पास एक प्रॉपर्टी का बजट है, उसके अलावा उनके पास में यहाँ पे फ़ॉरेन या कोई इनकम नहीं आ रही है दूसरी जगह से, वो आने से 3 से 4 बार सोच ले। आप प्रॉपर्टी ले लेंगे लेकिन यहाँ पे खर्चे कैसे चलाएंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे महंगाई बहुत बड़ी है, ये तो बात सच्ची है कि टर्की में महंगाई बड़ी है। अगर आपका खर्चा पहले 7,500 में चल जाता था, 7,500 टेले में, ठीक है, आज वो 12,000 टेले हो गया है। पेट्रोल महंगा हो गया है, इन्फ्लेशन अपने पीक पे है। वैसे भी कोविड के बाद और ये अभी रशिया और यूक्रेन की सिचुएशन की वजह से हर जगह ये महंगाई बढ़ी ही है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मैं जैसे बताया आपको, कहीं एक बाहर से अगर रेंटल इनकम आ रही है, ठीक है, तो टर्किश लीरा की डीवैल्यूएशन भी हुई है। तो मान लीजिए पहले अगर आपको एक कुछ अरसा पहले $500 का 5,000 टेले मिल रहा था, तो अब 7,500 टेले मिल रहा है। तो अगर आपकी इनकम बाहर से आ रही है, आपको इन्फ्लेशन का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके रेंटल यूनिट्स है, आपको इन्फ्लेशन का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप सिटीजनशिप के लिए जाने चाहते हैं, मैं ज़्यादातर बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जानता हूँ हमारे, जो सिटीजनशिप के लिए आए हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर कंपनीज़ है। अगर आपको हकीकत बताऊँ तो वो जो रियल इस्टेट मार्केट करती है, ठीक है, वो उनके लिए फॉरेनर को मार्केट करना, तो यहाँ पे इससे पहले जो ज़्यादातर फॉरेनर है जो इन्वेस्ट करते थे वो अरब्स है, वो यहाँ से ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री के लोग हैं। जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस ओरिजिन से आते हैं, ठीक है, ये लोग, उनको भी वही तरीके के यूनिट्स बेचने की कोशिश करते हैं। हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है। जो अरब्स को बेचने की कोशिश करते हैं, जो महंगे हो, फॉर एग्जांपल आपकी सिटीजनशिप में $2.5 लाख में 1 या 2 अपार्टमेंट आपको बेच दे। देखिए भाई, अगर आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास टोटल $500,000 या टोटल आपकी नेटवर्थ $1 मिलियन के आसपास है, और आप चाहते हैं कि आप $2.5 लाख का एक घर ले ले या 2 घर ले ले, और क्योंकि वो ही सब कुछ नहीं है, ठीक है, तो ठीक है, आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इफ़ यू आर सेटिस्फाइड अपने रहने के लिए, अगर अपने पास पैसे है तो आप अगर उससे सेटिस्फाइड है, ठीक है। लेकिन हमारी जो मेंटालिटी है, अगर हम चाहते हैं कि उसी को कमर्शियल तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, और अपने इस $2.5 लाख से रहने के लिए इनिशियली जगह भी हो जाए, और उसके बाद में उसी से आप इनकम भी जनरेट करें, स्पेशली रेंटल इनकम, अच्छी रेंटल इनकम, जिससे आपका वहाँ का खर्चा भी चले। हमको इसका पर्सनली किया हुआ एक्सपीरियंस है। आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको ये कैसे हो सकता है, ठीक है। आप ये कंपनीज जो महंगे अपार्टमेंट्स, ठीक है भाई, वो अपनी जगह पे सही है, वो अरब लोगों को ज़्यादातर बेचते हैं, वो पैसे वाले लोगों को बेचते हैं हमेशा, ठीक है। वो $2.5 लाख का एक अपार्टमेंट, $2 लाख का एक अपार्टमेंट, और वो भी वो किस्म के अपार्टमेंट जिसके रेंटल 3-4 हज़ार डॉलर आ रहे हैं। तो हम लोगों की मेंटालिटी ऐसी नहीं कि हम उसमें इन्वेस्ट कर दे। तो अगर आपको, ठीक है, अगर आपको इसी अमाउंट से अगर आपको ये निकालना है रेंटल इनकम, या इसको कमर्शियल किस्म का इन्वेस्टमेंट बनाना है, ठीक है, तो हमारा एक्सपीरियंस, और हमने अपने लिए नहीं, हमारे बहुत सारे दोस्त यार के लिए किया हुआ है, तो आप हमने से पूछिए, हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे कि ये कैसे हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉसिबल है, हमने किया है, और अल्लाह ताला दूसरों को भी गाइड करने के लिए हमारे लिए ये आसान करे। दूसरा जो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक आज की तारीख अभी आजकल बना हुआ है दोस्तों, ये TRC। आज की तारीख में दोस्तों, मुझको कुछ महीने से, ठीक है, काफ़ी लोग इन्फॉर्म पूछ रहे थे, और ये जो 10 और फरवरी को इन लोगों ने नए कानून अनाउंस किए कि भाई TRC हमने इसी टाइम से जो लोगों को हम कभी एडवाइस करते थे दोस्त यार को कि भाई TRC कैसे करना है, क्या है, हमने सब लोगों को इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया था कि अब TRC के लिए वेट करें। अगर आप TRC रेंट के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लेने आ रहे हैं, तो आप अभी फ़िलहाल टर्की नहीं आए आने वाले 2-3 महीने। मैं फिर से एक बार रिपीट करके बोल रहा हूँ, अगर आप टर्की रेंटल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे TRC लेने आ रहे हैं, टूरिस्टिक रेसिडेंस परमिट, आप कमिंग 2-3 मंथ्स तो एटलीस्ट वेट करें। इनफैक्ट बहुत सी जगह हमको ऑफिशियली इन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया है, वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन ये फॉर श्योर इन्फॉर्मेशन है कि अब इन्होंने शायद TRC बहुत स्ट्रिक्ट कर दी या बंद भी कर दी है, हो सकता है। बहुत सारे लोग तो, बहुत सारी वीडियोस भी है, मैंने देखा हूँ कि कुछ लोग तो बोल रहे हैं ये बंद ही कर दिया इन्होंने, बहुत सारे व्हाट्सएप पे चैट्स वगैरह, लेकिन मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है कि इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन जिन लोगों को हम लोग मना कर रहे थे कि आप नहीं आए या मत आए, तो वो जब लोग आए, ठीक है, तो हमने तो बोला भाई मैं आपको इन एडवाइस ही नहीं करूँगा कि आप इस टाइम पे TRC के लिए अप्लाई करें। इन्होंने किसी ना किसी को पकड़ा है और TRC के लिए अप्लाई की है, और मैंने आखिरी 1-1.5 महीने से, ये 10 फरवरी के बाद से, स्पेशली 2 ईयर्स की, या मैंने तो 6 महीने की भी TRC का अप्रूवल नहीं सुना। जितनों ने अप्लाई किए हैं सिवाय रिजेक्शन के कुछ हाथ नहीं लगा है। मैं जितने केसेस सुन रहा हूँ वो सब में ज़्यादातर रिजेक्शन आया है, फर्स्ट ईयर के लिए रेंटल कॉन्ट्रैक्ट पे डाल रहे हैं। अब ये अभी तक अप्रूवल का एक भी केस मैंने नहीं सुना, तो मैं आपको बोल नहीं सकता। रेंटल एग्रीमेंट पे
प्रॉपर्टी लेने वालों को, जिसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके लिए वही कानून है जो पहले हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने, टर्की ने अपनी कमिटमेंट पे रियल एस्टेट बेचा है कि आपको रेंट, आपने अगर घर लिया है तो आपको रेसिडेंस परमिट देंगे। उस पर चेंजेस मुझे नहीं लगता आने भी वाले हैं। हो सकता है आगे चल के ये लोग इसके ऊपर कुछ लगा दे कि भाई जिसने आगे चल के फॉर एग्जाम्पल एक अमाउंट के ऊपर की प्रॉपर्टी लेंगे तो ही आपको टीआरसी मिलेगी, ये हो सकता है। लेकिन जिसने पहले ले चुका है उसके लिए वही कानून रहेगा जो कानून जब उसने लिया था तब था, मेरे हिसाब से। ये आपको नहीं बोल देंगे कि अब आपको टीआरसी नहीं देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन प्रॉपर्टी जो भी ले रहा है उसको टीआरसी लेने में या उसको रेसिडेंस परमिट लेने में या उसकी फैमिली, उसके 18 साल के छोटे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सिर्फ रेंटल कॉन्ट्रैक्ट वाली टीआरसी के ऊपर अब इन्होंने देना बंद कर दिया है, या मोस्टली जब तक इनको लग रहा है कि केस बहुत स्ट्रांग है या आपने बैंक में बहुत ज़्यादा पैसा भी दिखाया है या ये सारी चीज़ें। अभी हमको पता नहीं कि क्या बेस के ऊपर देंगे, आने वाले 2-3 महीने के बाद में ये क्लियर होगा। दूसरी चीज़, टीआरसी पहले से महंगी भी हुई है। आपके रेंटल कॉन्ट्रैक्ट में भी नए क्लॉजेज आ गए, उसको नई तरीके से बनाना है, रेंटर होना ज़रूरी है, उसकी मौजूदगी होना, सॉरी आपका लैंडलॉर्ड होना ज़रूरी है, उसकी मौजूदगी होना ज़रूरी है। तो उसकी प्राइजेस बढ़ गई है, मुझे श्योर नहीं है, इसकी वजह से मैं कमेंट नहीं कर रहा। फीस दोस्तों आज भी मैं बता दूं, अभी मेरे कुछ जो फीस, तो देखिए आप 2 साल के लिए प्रॉपर्टी हो तो अप्लाई करें या आप रेंटल पे अप्लाई करें, फीस में फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी वालों की भी जो हमने देखी आज ही कुछ फीस 2200 से 2300 लीरा 2 साल की, ठीक है। अडल्ट की फ़ीस है 1300 से 1400 लीरा, बच्चों की फ़ीस है। इंश्योरेंस 3500 से, हमने जो सबसे सस्ता देखा है इंश्योरेंस 3500 टेले से। तो अगर तकरीबन बताऊं तो 2200 लीरा से 2500 लीरा फीस, 3500 आपका 6000 लीरा पर अडल्ट का खर्चा हो गया, और 1200 से 1500, ठीक है, 1200 से 1500 बच्चों का खर्चा। आप किसी को सर्विस चार्जेस देते हैं तो 300 से 500 टेले दोस्तों बहुत हो गया। मैंने कहीं पे कुछ केसेस देखा हूँ, लोग लॉयर्स को और बड़े बड़े दूसरे कुछ लोगों को $1000 $2000 $1500 $1200 पता नहीं टीआरसी के लिए क्या क्या दे देते हैं। और स्पेशली अब जब डिफ़िकल्ट हो गई है तो लोग आपको ये बोलेंगे मैं भाई यहाँ से लगा दूंगा, ऐसे लगा दूंगा, वैसे लगा दूंगा। भाई प्लीज़ इन चक्करों में ना पड़े। और टीआरसी के लिए फिर से मैं $6000 $6000 टर्किश लीरा से 6500 टर्किश लीरा अडल्ट का मैक्सिमम, और बच्चों का तकरीबन 1200 से 1500 टेले, और आप जो भी सर्विस चार्ज, ये जो खर्चा होता है ना टीआरसी का, आपके फॉर्म पे फीस लिखी हुई होती है, आपके इंश्योरेंस पे खर्चा लिखा होगा, ये प्लस आप जो भी बंदे को लगाने के लिए सर्विस चार्ज दे दे, 300 400 500 टेले आपको चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको बंदे दे दूंगा जो 300 400 500 टेले में आपको लगा के दे दे। कोई डॉलरों के चक्कर में, बड़े बड़े $1000 $1200 $1500 के चक्कर में आप ना जाए। रेंटल फेक एग्रीमेंट्स, ये सब भाई प्लीज़ ये सब अवॉइड करें। ये सब की वजह से ही आज टीआरसी डिफ़िकल्ट हो गई है। इस टीआरसी को लेकर के अगर कुछ भी अपडेट्स हमको और आते हैं तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा कि अब टीआरसी अगर इन लोग दे रहे हैं तो क्या पैरामीटर्स है। लेकिन कम से कम रमज़ान जाने तक आप उम्मीद ना कीजिए कि कुछ, तो जो लोग फ़ौरन आने वाले थे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ ध्यान से आप नोट करें। अगर आप प्रॉपर्टी लेने आ रहे हैं या आप सोच रहे कि आप आने के बाद में पहले रेंटल पे टीआरसी लगा देंगे बाद में प्रॉपर्टी खरीदेंगे, आप अगर ये चक्कर में पड़ रहे हो ना करें। अगर आपके पास बजट है, ठीक है, आप किसी भी रिलायबल बंदे को पकड़ के, ठीक है, एक छोटी मोटी प्रॉपर्टी, ठीक है, मेरे हिसाब से $45,000-50,000 मिनिमम बजट है जिसमें आप प्रॉपर्टी ले और उसके ऊपर टीआरसी के लिए अप्लाई करें। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप आप यहाँ पे आ जाते हो, रेंटल पे घर लेते हो, ठीक है, रेंटल आपको महंगा कितना पड़ता है आप वो देखिए, ठीक है। पहले तो आप 12 महीने का किराया देंगे, ठीक है, आप 1 या 2 डिपॉजिट देंगे अगर फर्निश्ड घर है तो, और ये डिपॉजिट आपको वापस लेने में हमेशा प्रॉब्लम होगी। ज़्यादातर आपने सुना होगा टर्किश रेंटर्स, टर्किश लैंडलॉर्ड्स कभी आपका कलर ख़राब होने के बहाने ये आपको पूरा डिपॉजिट वापस नहीं देते, आप 1 से 1.5 कमीशन देंगे, ठीक है।
तो आपने एक प्रॉपर्टी का 10 से 12% अमाउंट है ना आपने खर्चा कर दिया। प्लस आप 1 साल जब तक रेंटल पे रहोगे ना, तो क्या करोगे आप कि जब ये रेंटल ख़त्म होने आएगा ना, तब आप प्रॉपर्टी देखना स्टार्ट करोगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूटिलाइज करोगे कि मैं यहाँ देखूँ, वहाँ देखूँ, यहाँ देखूँ, वहाँ देखूँ। और जब ये 1 साल निकल जाएगा ना, 12 से 15% तो आपने रेंटल पे गवा दिया। हमारा ये एग्जाम्पल है कि प्रॉपर्टी टर्की में जब आप आ करके जो प्रॉपर्टी $50,000 में ले सकते थे, वो प्रॉपर्टी 1 साल बाद आप कोई हाल में $50,000 में नहीं ले सकोगे। आपको कम से कम $55,000 से $60,000, मतलब आपको वो प्रॉपर्टी 10% अप्रिसिएशन, आपने सही एरिया में लिया है, सही भाव में लिया है, मिनिमम 10% अप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लूज़ कर रहे हो? ठीक है, आप 10-15% आपने रेंटल पे लूज़ किया और 10-15% आपने इन अप्रिसिएशन लूज़ किया। आप एक प्रॉपर्टी का 25 से 30% नुकसान करते हो। आप आ रहे हो और उसके ऊपर भी रेंटल पे रिजेक्शन का खतरा एक अलग बना हुआ है अभी। ठीक है, आप आ रहे हो, छोटी मोटी कोई भी प्रॉपर्टी लीजिएगा आप, ठीक है, आप उसमें रहे, टीआरसी लगाए, आपको 2 साल का तो मिल जाएगा। मान लीजिए आपको 1 साल में टर्की सूट नहीं किया, आपको वापस जाना है। मैंने कभी भी नहीं देखा कि किसी ने 50,000 की प्रॉपर्टी ली और उसको वापस 45,000 में बेचा, अनलेस आपके साथ धोखा नहीं हुआ। मैंने जनरली कभी नहीं देखा कि किसी ने $50,000 की प्रॉपर्टी ली और उसको 45 में बेचा। आपको 50,000 आप कभी भी बेचना चाहेंगे, 1 से 1.5 महीने में आपकी उस प्रॉपर्टी का पैसा वापस मिल जाएगा। ये वर्स्ट कम वर्स्ट केसेस में। लेकिन अगर आप मेरे जो एग्जांपल्स है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, आपको 50,000 का 51, 52, 55, $60,000 तलक भी मिल सकता है, डिपेंडिंग आपकी नसीब कितनी अच्छी है और आपने कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन आपको कम पैसे नहीं मिलेंगे, तो क्यों आप रिस्क ले रहे हो? आपके पास बजट है, अगर आप आइए, छोटा यूनिट लीजिए, उसके ऊपर टीआरसी लगाइए, उस घर में रहिए। अगर आपको मान लीजिए वो घर सूट नहीं कर रहा, बेचिए, दूसरा ले लीजिए 1.5 साल बाद। ठीक है, आपको कम पैसे नहीं मिलेंगे, रेंटल पे तो 20-25% आप उसका लूज कर जा रहे हो। तो इसकी वजह से मैं जनरली लोगों को मतलब ऐसा है कि ये, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप रेंटल के बजाय, और दूसरी बात, रेंटल में फिर वो टर्किश ओनर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कुछ मसले मसाइल, अपने घर में रहे हमेशा बेहतर है। दूसरी बात, रेंटल पे अभी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही कि 6 महीने से ऊपर की मिलेगी। जब आपकी प्रॉपर्टी खुद की है तो जाहिर सी बात है आपको 2 साल तक का मिल सकता है, जो आपको अच्छा खासा टाइम है, इसके अंदर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देखना है, दूसरी चीज़ें देखना है, आप ये देख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए आप आते हो, रेंटल का घर लेते हो और खुदा ना खास्ता जैसी कंडीशन चल रही है, आपको रिजेक्शन होता है, आप 4 से 5 फैमिली मेम्बर्स आते हो, आपको पता है कि फ़्लाइट की टिकट्स कितनी महंगी है इस टाइम पे, वीज़ा का खर्चा है, ठीक है, आप यहाँ पे आना, महीना 1.5-2 महीना रुकना, ठीक है, टीआरसी का खर्चा, क्योंकि अगर रिजेक्शन भी होता है तो पैसे आपको वापस नहीं मिलते। एक मेरे हिसाब से एक फैमिली 4 लोगों की जब यहाँ पे आती है टीआरसी के लिए और टीआरसी लगाती है, तो तकरीबन उसको इंडियन रुपीज़ में 3 से 4 लाख रुपए लगते हैं। अगर ये रेंटल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपका रिजेक्शन हो जाता है और आपको वापस जाना पड़ता है, आप डीमोटिवेट हो जाते हो, आप 3 से 4 लाख रुपए लूज़ कर रहे हो। ठीक है, आपने रेंटल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एग्रीमेंट बनाया, आपने जो पैसे वहाँ पे दिए होंगे वो रेंटल के डिपॉजिट वगैरह आप फ़ौरन मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं, और प्लस आप वापस जाते, तो क्या ज़रूरत है आपको? अगर आपका बजट है, क्या ज़रूरत है इस चीज़ में पढ़ने की? आप अपना घर लो, आप टीआरसी के लिए अप्लाई करो, सुकून से रहो, आराम से आप बिजनेस जो भी अपॉर्चुनिटीज़ देखना है, लैंग्वेज सीखो, अवॉइड करें आज की सिचुएशन में। और अगर आपका बजट नहीं है तो आप, मेरा ख्याल है एटलीस्ट इस दौर में तो ना आए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, कोई चीज़ आपके हाथ नहीं लगेगी। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग खाली टीआरसी लगाने के लिए आते हैं, कोई उनको बोल देता है कि भाई यहाँ की टीआरसी होने पे आपको दूसरी कंट्रीज जाने मिल जाएगा, ये नहीं, घर वर नहीं लेना नहीं है, रहना नहीं है, लेकिन सिर्फ टीआरसी लगाने आते हैं। ठीक है भाई, टीआरसी तो उसके लिए है जो यहाँ पे रह रहा है या जो अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के जाता है, जिसकी फैमिली यहाँ पे है, जिसका घर यहाँ पे है, रेसिडेंस कार्ड की उसको ज़रूरत है। आपको यहाँ रहना नहीं है, आप खाली आए घूमने के लिए और आप सोच रहे कि मैं टीआरसी लगा लूँ तो इससे
मेरे लिए आसान रहेगा ये कुछ कुछ आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। क्यों आप पैसे खर्च करते हैं, क्यों आप अननेसेसरी फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदते हैं, पैसे खर्च करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं भाई। टीआरसी तो यहाँ पे जो रह रहा है, जिसकी फैमिली यहाँ पे, वो उसका एडवांटेज उठाएगा, उसको कुछ फ़ायदा होगा। आपको तो ले करके बस वो कार्ड वापस जाना है, आप उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। इनफैक्ट मैं तो कितने लोगों को जानता हूँ जिनके पास प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे, उन्होंने टीआरसी नहीं लगाई, क्योंकि टीआरसी के लिए यहाँ पे कुछ वक्त, महीना 1.5 महीना वो मल्टीपल वीज़ा लेके रखते हैं, उनकी जॉब्स वगैरह है, कुवैत, कतर, दूसरी उनकी प्रॉपर्टीज़ है। मैं जानता हूँ लोगों की 3-3 4-4 प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन उनके पास रेसिडेंस परमिट नहीं है, वो मल्टीपल वीज़ा लगा के रखते। वो बोलते कि मैं आता हूँ मैक्सिमम 15-20 दिन के लिए, ठीक है। वो आते, घूमते घामते, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह देखते, वापस चले जाते। तो मतलब ऐसा है कि उनके पास 90 डेज़ का वीज़ा होता है। वो बोलते हैं कि भाई जब आऊँगा तब टीआरसी लगा लूँगा, और हकीकत में फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे रह नहीं रहे। तो दोस्तों, जो जो पॉइंट्स मैंने मेजर लिखा था वो मैंने ज़्यादातर कवर किया। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने ये वीडियो बड़ी लंबी बनाई है, लेकिन मेरा काम था कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूँ, और ये जो टीआरसी की वजह से जो प्रॉब्लम्स लगे हुए हैं, जो लोग आ रहे, परेशान हो रहे, फिर रिजेक्शन हो गए, वापस जाएंगे, इसकी वजह से ये क्लियर बताऊं कि आप अगर प्रॉपर्टी लेने आ रहे हैं तो आप आइए, वरना आप बेटर अभी नहीं आइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।